नमस्कार, मैं आपके साथ सिमरन चीमा। आप सभी का सुनहरा समाज में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार गर्ग जी, जो चंडीगढ़ की मशहूर हस्ती, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप पार्टी के संयोजक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बजट के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, जो सरकार ने बजट तैयार किया है नया, आपका इस बारे में क्या कहना है? बजट मैं पिछले 40-45 साल से हर साल बजट देखता हूँ, मगर ये कभी नहीं हुआ कि मैंने पूरा बजट की स्पीच ना सुनी हो। हर साल ऐसा लगता है बजट में कि अब जैसे देश एक नया देश बन जाएगा। आप देखते हैं ना, जब बजट के बाद जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि वैसे ये जो बजट आ गया इसके बाद तो देश एकदम से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन कोई उस एक साल के बाद जब नया बजट प्रेजेंट करते हैं तो पिछले बजट की अप्रेजल कोई नहीं करता कि पिछले बजट में जो आपने कहा था उसमें क्या हुआ। जैसे आपको याद होगा, जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी हम इंडिया में बनाएंगे और हर एक जो एमपी है वो एक एक गांव को अडॉप्ट करेगा हर साल और आदर्श गांव बनेंगे। इसका मतलब 700 अगर हमारे एमपी हैं तो 700 एमपी ने हर साल एक एक गांव भी बनाते तो आज तक 4200 गांव जो है इंडिया में आदर्श गांव बन चुके होते। और 100 स्मार्ट सिटी, मेरे को 4 स्मार्ट सिटी के नाम बता दो कि जो स्मार्ट बने हो आज तक। तो बेसिकली जो बजट में आप बोलते हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका ऑडिट, क्या जो हमने कहा था वो किया या नहीं किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हर साल बजट में फिगर्स तो देते हैं, इट इज जस्ट, मैं तो ये कहता हूँ बजट का प्रेजेंट करना या ना करना कोई बहुत जरूरी नहीं रहा अब, क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है। आप फिगर देते हो कि इतना खर्चा हुआ, इतना कमाई हुई, इतना हमने ये टैक्स लगा दी। जैसे रेलवे बजट पहले आता था, अब रेलवे बजट नहीं आता, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो बेसिकली आपने अगर फिगर्स को ही बताना है कि इतनी फिगर जाई इतनी गई, वो तो वैसे भी आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो। तो वो एक ट्रेडिशन बन गया कि हमने अपने एक तरह से पब्लिसिटी करनी है, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई भी सरकार है। बेसिकली बजट को एक एक्सरसाइज, एनुअल एक्सरसाइज बना दिया। आप बल्कि आज कल के टीवी में आपने देखोगा, अभी अपने बजट को सारे देश में इनके मंत्री जो है भाजपा के, वो पब्लिसिटी करने के लिए लेके जा रहे हैं कि वो बताएंगे कि बजट में क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे बजट की स्पीच से लोगों को कुछ भी नहीं समझाया, अब वो समझाने के लिए जगह जगह पे जाएंगे। जैसे कि आपने बहुत बड़ी एक हेडलाइन है कि 75 साल के ऊपर से लोगों को अब उसकी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके साथ राइडर ऐसा होता है कि उसमें कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं लगता। जैसे उसमें क्लॉज क्या है कि अगर आपकी इनकम पेंशन से है और आपके बैंक का इंटरेस्ट है, सिर्फ तभी आप अपनी रिटर्न नहीं भरोगे, अदरवाइज रिटर्न भरोगे। अब उसमें फिर आगे क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसी अकाउंट बैंक में होना चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आती है, और आपके पास एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब मेरे को नहीं लगता कि भी इंडिया में कोई भी 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिनके पास काफ़ी एफडीआं या हो रहा है कि उन्होंने एक ही बैंक में अपने अकाउंट रखे हों। मोस्टली क्या होता है कि जैसे अब थोड़ी सी लोगों की इनसिक्योरिटी होती है कि प्राइवेट बैंक में मत रखो, तो कुछ एफडी कोई आईसीआईसी बैंक में रखेगा, कुछ एचडीएफसी बैंक में रखेगा। अब अगर आपका 2 बैंकों में अकाउंट है तो आप एलिजिबल नहीं रहते। तो इस तरह से ऊपर से लगता है कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें हर एक प्रधानमंत्री, हर एक फाइनेंस मिनिस्टर की एक मजबूरी होती है, या वैसे ये पॉलिसी होती है कि देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही ना आपने। तो अब इतना आपके पास 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैसा है तो उसको खर्चना था ही, लेकिन उसको खर्चना कहाँ पे है, कितनी वेस्टेज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे भारत में नहीं हो रहा। जैसे एजुकेशन है, मेरे मतलब क्या है कि एजुकेशन पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्चना चाहिए। आज की डेट में क्या है कि कोई भी है, लड़कियों की पढ़ाई है जैसे, या स्कूल में आपने देखो, चंडीगढ़ में आपने देखो गवर्नमेंट स्कूलों की खस्ता हालत है। कोई भी बच्चा अपना, कोई भी पेरेंट है जो बच्चे को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं कराना, दिल्ली को छोड़ के सारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूलों में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भी उसमें बच्चे को पढ़ाना लोग लाइक करते हैं। प्राइवेट स्कूल में जबकि लाइन लगती है, ठीक है ना। ऐसा क्या, जबकि खर्चा जो है आपका गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आप प्राइवेट स्कूल में अगर टीचर की तनख्वाह आपकी 15,000 रुपये है तो गवर्नमेंट तो 55,000 रुपये है।
तब भी लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसका बेसिकली पैसे की वेस्ट ज़्यादा, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। ऐसे आप हॉस्पिटल देखोगे, अगर आपका 40 है, 40 में 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे के भी लोग इलाज कराते हैं, लेकिन वही अगर 16 सेक्टर का हॉस्पिटल है उसमें लोग जाना पसंद नहीं करते, जबकि उसका खर्चा कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली क्या, पैसे की मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, खर्चा कहाँ पे हो रहा है उसके खर्चे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा इस बार बजट में हमें जो लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है, वो है निजीकरण। इस पे मैं बताना चाहूँगा, जो निजीकरण की पॉलिसी देश की, मैं ये नहीं कि मैं निजीकरण के खिलाफ हूँ, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन आपने जो एसेट्स पिछले 100 साल में, 200 साल में, 1000 साल में बनाए, उसको सरकारी एसेट्स को नहीं बेचना चाहिए। जैसे अब इस बार इन्होंने कहा हम सरकारी लैंड बेचेंगे, सरकारी लैंड या जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जैसे सीपीयू बोलते हैं, जो सेंट्रल यूनिट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू जो हैं, इनको अब कह रहे हैं कि जो इनके पास सरप्लस लैंड पड़ी है, जैसे रेलवे के पास लैंड पड़ी है और लोग और इंस्टीट्यूशन के पास लैंड के वो बेचेंगे। अब मेरे को ये चीज़ बताए कि जो लैंड हमारे राजा महाराजाओं ने इतने सालों से लेके आ रहे हैं, इवन मुगल काल में, ब्रिटिश काल में भी जो लैंड सरकार की रही, वो अब सरकार क्यों बेचे? उस पे ऊपर आप डेवलपमेंट करो ना, उसके ऊपर हाउसिंग का प्रोजेक्ट्स लगाओ, गवर्नमेंट स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। कल को आपको जमीन की तो हमेशा जरूरत रहेगी, क्योंकि जमीन अगर आपने एक बार बेच दी तो सरकार के पास तो जमीन ही होती है, और क्या होती है। और जमीन का जो आज से 20 साल पहले जमीन 1 लाख रुपए की एक किल्ला थी, वो आज 1 करोड़ रुपए की किल्ला होगी। आज के 20 साल के बाद वो 100 करोड़ की किल्ला होगी। आप सरकारी जमीन ने क्यों बेच रहे हो? उस पर आप डेवलपमेंट करो, उसके ऊपर आप हाउसिंग करो, इंडस्ट्री लगाओ। इस तरह से आप बेचते हो तो ठीक है, जैसे गमाडा के थ्रू आप बेचते हो, हुड्डा के थ्रू बेचते हो, पुड्डा के थ्रू बेचते हो, वो ठीक है। उसमें क्या है कि आप लैंड पब्लिक को दे रहे हो, लेकिन एक बड़े इंडस्ट्रियल घराने को दे दी, रिलायंस को दे दी, अंबानी को दे दी, वो दैट डजंट मेक सेंस। दूसरा क्या है, निजीकरण की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जो कि उल्टा चल रहा है। आज की डेट में सरकार क्या है कि रेलवे स्टेशन बेच रही है, रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर रही है, एयरपोर्ट्स का निजीकरण कर रही है, रोड्स का निजीकरण कर रही है, रेलवे लाइन का निजीकरण कर रही है। उल्टा ये होना चाहिए कि आपका जो है एयरपोर्ट को आप मत बेचो, आप हवाई जहाज जो है वो प्राइवेटाइज कर दो। हवाई जहाज कोई भी चलाए, जो उसका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट सरकार के पास रहे, ताकि उससे एक रेगुलर इनकम सरकार को आती रहे, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो। ऐसी रोड है, आप रोड को प्राइवेटाइज करो, रोड के ऊपर जो बसेज चलती हैं, बसेज को प्राइवेटाइज करो। आज की डेट में बसों से घाटा खा रही है गवर्नमेंट। पेप्सू रोड भेजोगी, कोई भी होगी, हरियाणा रोड भेजा, आप रोड में प्राइवेट बसें चला दो, वो उनको कह दो प्राइवेट चलाओ, उससे बल्कि गवर्नमेंट को इनकम आएगी, आप हर बस से कुछ ना कुछ तो इनकम लोगे। लेकिन रोड जो है, रोड सरकार के पास रहनी चाहिए। ऐसी नदियों का राइट है जैसे, या टेलीफोन लाइन्स का राइट है, या बिजली है, बिजली को आप चंडीगढ़ में प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी मैं कल ही सुना कि 150 से 200 करोड़ रुपए का हर साल की इनकम आ रही है चंडीगढ़ प्राइवेट इसमें बिजली डिपार्टमेंट को, और चंडीगढ़ की बिजली सबसे सस्ती है। अब मेरे को ये बताइए कि अंबानी या अदानी कल को बिजली का यहाँ पे ले लेंगे जब चार्ज, तो क्या वो एनजीओ है? क्या वो प्रॉफिट के लिए आएंगे? तो इसका मतलब वो प्रॉफिट जो आज सरकार को आ रहा है, वही प्रॉफिट अदानी अंबानी को जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको बेसिकली क्या चाहिए, जब आप एक चीज अच्छी चला रहे हैं, जो चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है उनको मत डिस्पोज करो, जो नई क्रिएट करने हैं एसेट, वो एसेट जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप में आप करते रहो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं आपके पास, एग्जिस्टिंग जमीन है, पीजीआई है, अब कल को आप कह दो पीजीआई को हम प्राइवेटाइज करेंगे या एम्स को प्राइवेटाइज करेंगे, वो कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि जो लोगों का पीजीआई पे विश्वास है या एम्स पे विश्वास है, वो फोर्टिज पे या अपोलो पे नहीं हो सकता। और उसका एक कमरा अगर 20,000 रुपये रोज का है आपको पीजीआई में, तो 1,000 रुपये रोज पे कमरा मिल जाता है। तो आपका एक विश्वास भी है। जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो नहीं जानी चाहिए। हाँ, नई चीज़ें आपने करे, नए हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, प्राइवेट में बना लो, नए कॉलेज बना लो, लेकिन अब कल को पंजाब यूनिवर्सिटी आप प्राइवेटाइज कर दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज कर दो, कोई सेंस नहीं ना बनती। क्योंकि इतने सालों से हमारी सरकारों ने टैक्स पेयर की मनी से बने, चाहे वो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, चाहे वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चाहे वो होटल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो ऑलरेडी जो है सरकार ने जो बनाई है वो करदाता के पैसे से बनाई है, उसको अब किसी प्राइवेट हैंड में नहीं देना चाहिए। हाँ, नए एसेट आपने क्रिएट करने हैं वो कर लो, उसमें ठीक है, प्राइवेट को दे दो। ऐसे ही जो फार्मर्स का है, फार्मर्स का आपने देखा कितना एजिटेशन चल रही है। सरकार को चाहिए कि पहले कोई भी बिल लेके आते हैं, जिसके लिए लेके आती है बिल, उससे तो पूछो ना कि उनको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि फार्मर्स के लिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, फार्मर्स की इनकम, फार्मर्स चाहते नहीं आपसे। ये तो ऐसा होगा ना, आपको डायबिटीज है, हम क्या आपको रसगुल्ला दे रहे हैं, देखो कितना मीठा रसगुल्ला है।
आप वो रसगुल्ला लोगे? आपके तो मेरे को जरूरत है, आप क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे? सही में आप देख रहे हो फार्मल के, हमें तो आपके बिल की जरूरत नहीं है। वो कहते नहीं, हम तो आपको बिल देना है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आम जनता के लिए सर ये बजट कि कितना उनके पक्ष में है, या कि उन पे क्या असर पड़ेगा इस बजट का? इसीलिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी बजट होते हैं ना, इसमें हर एक सेक्टर के लिए पैसा रखना ही होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे पुलिस है, चाहे एजुकेशन है। हर एक के लिए सरकार के एक परमानेंट खर्चे हैं, वो रखने होते हैं। तो इसलिए आम जनता के लिए तो जो भी देना है वो देना ही है, चाहे सब्सिडी के फॉर्म में देना है, चाहे फ्री बीज देने हैं, चाहे आपने गैस की सब्सिडी देनी है, वो उस पर बजट में प्रोविजन हर कोई, ये नहीं कि कोई बीजेपी ज़्यादा करेगी या यूपीए सरकार ज़्यादा करेगी, करते ही है। लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए आज? सबसे पहले हमने देखना आम आदमी को क्या चाहिए। 5 चीजें आम आदमी को चाहिए। आप जैसे आम आदमी हो, आपको क्या चाहिए? फूड, खाना आपको सिक्योर होना चाहिए, आपके पास काम है या नहीं है, आपको सुबह शाम खाना तो मिलना चाहिए ना। दूसरा बिजली, चाहे आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको एक लट्टू, एक पंखा तो चाहिए ना कम से कम। ऐसे पानी, अगर आपका पानी का कनेक्शन कट जाता है, क्या आप बिना नहाए ऑफिस आ जाओगे? या पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, आप पड़ोसी से पैसे मांगोगे? बिजली, पानी, एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन जो है, अगर कोई गरीब का बच्चा, क्या उसको 10वीं 12वीं तक पढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर उसके पास पैसे नहीं, एक लेबर का बच्चा है, क्या अगर उसके पास लेबर वाले के पास पैसे नहीं, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? ऐसी हो गया हेल्थ। अगर मेरा या आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, एक गरीब इंसान है, या कोई बीमारी ऐसी डिटेक्ट हो जाती है, उसको क्या आप उसको फ्री में इलाज नहीं कराओगे? अभी मेरे पास एक पीछे केस आया, एक मोची, रोड साइड जैसे मोची थे, तो उसको पैर में कोई इन्फेक्शन थी। वो जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा उसको तो कैंसर है, ठीक है ना। जब कैंसर पता लग गया, वो अब उसने कहा जी ना तो मेरे पास आयुष कार्ड है, ना मेरे पास आधार कार्ड है, इसका मतलब उसका इलाज नहीं होगा। अब आयुष कार्ड तो बन नहीं सकता क्योंकि आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका रेजिडेंस का प्रूफ ही नहीं है, लेकिन अब उसका इलाज तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, जैसे दिल्ली में हमने किया कि आपको कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ के हो, कैसे हो, आपका इलाज फ्री होगा। कोई आयुष कार्ड की जरूरत नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आप अगर इंडिया में रहते हो, चाहे आप कहीं से भी आए हो, जब आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको ये अधिकार होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो हेल्थ का है, आपको बिजली, पानी, ये सब मिलना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ राइट मिलना चाहिए, नोट करके भीख की तरह मिलना चाहिए। क्यों? आपको पानी के बिना नहीं रह सकते, आप बिजली के बिना नहीं रह सकते, पढ़ाई के बिना नहीं रह सकते, और आप हेल्थ के बिना और खाने के बिना। अगर से जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ, आपको अगर 1 महीने के लिए नौकरी से निकाल दिया, या आपके पास नौकरी नहीं है, जैसे कि आपने देखा था पीछे, तो क्या आपका राइट नहीं खाने का? आप भूखे मर जाओगे। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भी ये सब कुछ चाहे मेरी तरफ से बंद कर दो, सारी फ्री सब्सिडी सब कुछ बंद कर दो, लेकिन हर एक इंसान के लिए आपको 2 टाइम जो है खाना, वो इंश्योर करना चाहिए। चाहे पका हुआ खाना दो, जैसे कोई रसोई ऐसी चले, आपकी रसोई, माता की रसोई, पिता की रसोई, किसी भी रसोई के नाम से, कि आपको 10 रुपए में, 5 रुपए में एक खाना मिले, सब जगह पे मिले। चाहे वो आप मंदिरों को, गुरुद्वारों को इन्वॉल्व करो, एनजीओज को इन्वॉल्व करो, सरकारी अदारों को इन्वॉल्व करो, तो उसमें खाना, कोई भी इंसान जो है देश में भूखा नहीं मरना चाहिए। जैसे पहले आप राम राज्य में कहते थे ना कि वो भंडारे खोल देते थे सारे, जब भी कभी ड्राउट आता था। महाराजा रंजीत सिंह की स्टोरी आपने सुनी होगी कि वो पूरे जब भी कभी सोखा पड़ता था, वो सारे के सारे अपने भंडार खोल देते। ऐसे सरकार को सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप जो है खाना के लिए, अगर आपको भूख है तो आपको कहीं ना कहीं से खाना ऑटोमेटिकली मिले। दूसरा, बिजली पानी का, जैसे मैंने बोला, बिजली कम से कम आपको इतनी जरूर हो, चाहे जैसे आजकल वाईफाई का सिस्टम होता है ना, आपने देखा अगर आप बिजली नहीं भी भरते तब भी आपको स्पीड कम कर देते हैं, लेकिन अब वो वाईफाई चलता रहता है, इनकमिंग बंद कर दे लेकिन आउटगोइंग तो रहती है ना। तो ऐसे इसमें क्या होना चाहिए बिजली में कि आपका कोई ऐसा स्मार्ट मीटर लगे कि अगर आपने बिल नहीं भी भरा तब भी आपको कम से 1 किलोवाट का जो बिजली का कनेक्शन चलता रहे, ताकि आपका एक बल्ब या एक पंखा या जो भी थोड़ा बहुत चीज़ है, वो आप पढ़ाई के लिए, रात को खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ तो आपके पास बिजली हो ना, तो वो ना कभी भी कटे। बाकी अगर हाँ ठीक है आपने बिल नहीं दिया तो आपकी स्पीड कम कर दें वो बिजली की। ऐसे पानी का है, 20,000 लीटर तक आपको पानी मिलना ही चाहिए। जो दिल्ली में मगर लोग कहते हैं ना दिल्ली सरकार तो फ्री में दे रही है, लेकिन फ्री में तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या करोगे? पानी के बिना थोड़ा रह जाओगे। इवन भिखारी भी है, भिखारी इसका भीख मांग के पानी लेगा, तो पानी तो आपको मिलना ही चाहिए। जो ये हमारे दिल्ली सरकार का मॉडल है वो ये इसी पे है कि आपको 20,000 लीटर पानी
200 यूनिट बिजली ये फ्री मिलनी चाहिए, 10वीं तक आपको एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और अच्छी हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन। ये नहीं है कि आपको 6th क्लास में आ रहे हो आपको ABC भी नहीं पढ़नी आती, ऐसे नहीं। ऐसे हेल्थ का विदाउट एनी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, धर्म, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आपको इलाज जो है फ्री होना चाहिए। हाँ, अगर आप एक लेविश इलाज चलते हो आप ठीक है, फोर्टीज में चले जाओ, अपोलो में चले जाओ, लेकिन बेसिक इलाज तो आपका फ्री होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें जो है बजट में इनबिल्ट होनी चाहिए। बजट का मेन जो कंपोनेंट है वो एजुकेशन, हेल्थ और इस पे बिजली पानी पे होना चाहिए। ये अगर 5 चीज़ें आप किसी भी इंसान को दे तो किसी भी श्रेणी को, उसके बाद उसको बाकी क्या है, मॉल बन रहे हैं या ये बन रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलता ही रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि भारत में तरक्की नहीं होनी चाहिए, भारत में तरक्की होनी चाहिए, पूरा हर एक चीज़ सिस्टम से होनी चाहिए। लेकिन आपको, हम केजरीवाल जी जैसे कहते हैं लास्ट इन द लाइन, जो इंसान सबसे लास्ट में खड़ा है पहले उसका ध्यान रखो। सबसे लास्ट में कौन खड़ा है जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, उसका पहले ध्यान करो। अगर उसको आप हटा दो, अब अभी क्या है कि जो आगे है, आगे वाले को आगे आप और देते हो। जैसे अंबानी है, अंबानी को आप सब कुछ दिए जा रहे हो, अदानी को आप सब कुछ दिए जा रहे हो, रईस लोगों के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो लास्ट इन द लाइन खड़ा है वो तो बेचारा भूखा मर रहा है। तो उसके लिए आप क्यों नहीं करते? जब आप लास्ट इन द लाइन, लास्ट से हटाना शुरू कर दो, आगे वाले तो पहले ही बहुत बढ़िया है। अभी जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में क्या है कि एक MLA है, वो तो पहले MLA बन गया, अब उसके बच्चे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत रहेगी? अब एक गरीब को रिजर्वेशन दो ना, एक रिक्शा वाले को दो, एक रेडी वाले को दो, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसी दूसरा है कि जैसे GST है, आप कहते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या, बड़े आराम से लोग जो है बिजनेस कर सके बिना किसी दिक्कत के। अब GST के आपने 3 या 4 रेट कर रखे हैं, 5% है, 8% है, 18% है, 28% है। आप एक रेट करो जैसे सारी दुनिया में है, तो उसमें क्या है कि लोगों को आसान रहे। अब GST इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी को समझ ही नहीं आता, इवन CH को नहीं समझ आता, आम बिजनेसमैन को तो क्या समझे। TDS है, TCS है, इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, वो उसको बड़ा सिंपल करो। मैं पीछे भूटान में था तो मैं इनकम टैक्स एक्ट उनका पढ़ा, 1 घंटे में पूरा एक्ट पढ़ दिया मैंने। अब इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने में आपको 25 साल भी लगा दो तब भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ें, गरीब आदमी का टारगेट ही होना चाहिए बजट में। गरीब आदमी ही सबसे पहले उसमें होना चाहिए आपका जो नज़र में, कि उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बजट बिल्कुल बेकार है, हर एक बजट अच्छा होता है, सरकार बनाती है तो कुछ सोच के बनाती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मोदी जी कोई गरीबों के दुश्मन है या भाजपा के गरीबों के दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक जो विजन होना चाहिए ना, वो विजन नहीं है। वो विजन ये है कि मैं कैसे 130 करोड़ लोगों के लिए, एक सबके लिए, खासकर लास्ट वाले लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है अभी तक, कितने दिन हो गए हैं, केले लगा दिए उनके लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार क्यों नहीं कानून वापस ले रही? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, बेसिकली क्या, कोई भी जो कानून बनता है जिसके लिए बनता है उससे पूछ के बनना चाहिए। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कानून बनता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से तो आप पूछोगे ना कि आपको क्या चाहिए। कि अब किसानों के लिए अगर आपने कानून है तो किसानों की सर्वसम्मति से तो बनता ना। किसानों की जो यूनियंस है, 40 यूनियंस है, चलो आप कहते हो बीजेपी वाली यूनियन नहीं है, दूसरी यूनियंस है, कोई भी जो यूनियन है उनसे पूछा तो जाए, उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछते कि ये आपके लिए ठीक है या गलत है। अब समस्या क्या होती है, मैं ये नहीं कहता कि फार्मर्स कानून जो बनाए बिल्कुल टोटली गलत होंगे, लेकिन उसमें इनबिल्ट चीज़ें कैसी होती हैं। जैसे अब आपने देखा रिलायंस जियो आया, रिलायंस जियो, कोई आपने ये नहीं कहा कि दूसरे जो वोडाफोन है या एयरटेल है उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन वो खत्म ऑटोमेटिकली हो गए क्यों? आपने इस तरीके से कर दिया। अब देखो मंडी है आपकी मंडी के सामने रिलायंस की मंडी आ जाए तो लोग रिलायंस की मंडी में जाएंगे, आप अपनी मंडी में जाएंगे? उसने तो एयर कंडीशन मार्केट दे देनी है। अभी आप देखो कि आपको एक शर्ट आप पहनते हो, एक पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, बनती तो वही 1500 रुपये की है, लेकिन वो 1500 का पीटर इंग्लैंड का ठप्पा लग के मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो आ रहे हैं, ये इससे क्या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लोगों के आने से बढ़ जाएगी। जो आप 10 रुपये की गेहूं बेच रहे हैं किसान, वही आटा जो है आपको 50 रुपये किलो का आके मिलेगा। आप देखते हो जो पैकेट फूड होते हैं, आप पिज्जा खाते हो या कोई भी खाते हो, कितने का होता है? 200 रुपये का, 100 रुपये का, उसमें आटा कितना लगा होता है? 5 रुपये का। आप पॉपकॉर्न्स खाते हो ना, पॉपकॉर्न्स कितने का होता है? 20 रुपये का। उसमें आलू कितने का होता है? 50 पैसे का।
तो धीरे 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 क्या कि उस सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि हम हमारे बच्चे मजबूर हमें कर देंगे कि जी ये चीज़ें पैकेट फूड लो, पैक्ड चीज़ें लो, और वो उसमें तो हाई प्रॉफिट होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ जो कंपोनेंट होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, वो तो कुछ भी नहीं होती बेसिकली। लेकिन उसकी आगे इंडायरेक्ट कॉस्ट इतनी पड़ जाती है कि आपका बजट जो है हिल जाएगा। आज एक मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता, मिडिल क्लास का एक इंसान को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसके बच्चे जाते हैं मेरे को मोटरसाइकिल भी बढ़िया चाहिए, पल्सर का मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए, शूज भी मेरे को 5,000 के चाहिए। वो तो बेचारा एक इंसान है, एक क्लर्क है, वो 10,000 या 20,000 सैलरी रह रहा है। अब उसका बच्चे को तो क्योंकि वो बच्चा तो सोसाइटी में रह रहा है, बच्चे को हर एक चीज़ वो चाहिए जो उसके दोस्त पहन रहे हैं। उसको मोबाइल भी एप्पल का चाहिए, ठीक है ना। तो वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो फिर या तो करप्शन करेगा या सुसाइड करेगा। यही है फार्मर्स के साथ हो रहा है। फार्मर्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कि उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही, लेकिन उनकी डिमांड जितनी टाइम के साथ होगी, बच्चों की डिमांड जितनी होगी कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। और दूसरा क्या, जैसे एमएसपी की बात करते हैं कि ये हमें एमएसपी इंश्योर करेंगे। अब क्या होगा, अगर अंबानी ने सारी गेहूँ आपसे खरीद ली एक बार, उसको स्टोर कर दिया, ठीक है, अब उसकी मर्जी है ना कि जब मर्जी दे, जब उसको ठीक लगे तब रिलीज करेगा। वही जो 10 रुपए में आपसे गेहूं खरीदेगा वो 50 रुपए में कल को बेचेगा, कौन रोक सकता है उसको? मेन ये कि मोनोपोली किसी भी चीज़ की, जो मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। आपको फेयर, जैसे अब मैंने चंडीगढ़ में बिजली का दिया, अगर बिजली अंबानी या अडानी को मिल जाती है सारी की सारी, तो आप तो उसके रहमो करम पे होगे ना। आपके पास कोई अल्टरनेटिव, ये तो है ना कि बिजली आप कहीं आकाश से और ले आओगे, लेनी तो उन्हीं से पड़ेगी ना। तो जब उन्हीं से लेनी पड़ेगी, जो मर्जी रेट लगाए वो। आज आप पेट्रोल देख रहे हो, पेट्रोल की मोनोपोली है गवर्नमेंट की, तो अब 80 रुपये है। अगर यही प्राइवेट, टोटल प्राइवेट हो तो सकता है कल को 40 रुपये भी कोई लेके आ जाए, नहीं? तो आपका सिलेंडर जैसे रेट रोज बढ़ रहा है क्योंकि मोनोपोली है ना सिलेंडर पे। अब आप देखें तो आज भी 25 रुपये बढ़ गया, तो कैसे अफोर्ड करोगे ये चीजें? आम आदमी पे क्या असर पड़ सकता है इसका? आने वाले समय में बजट का सही असर होगा या क्या लगता है आपको? बजट में तो मैंने जैसे बताया, ये एक जगलरी ऑफ फिगर जो होती है, कुछ पैसे इससे इस हेड में कर दिए, उस हेड से इस हेड में कर दिए अल्टीमेटली। लेकिन आपका ओवरऑल विजन क्या है? जैसे अभी आपने देखोगे कितने लाख करोड़ रुपए का उधार देश पे चढ़ गया। एक बार एक अफसर के पास बैठा था, तो आईएएस थे कोई, तो उनको मैंने बात कर रहा था कि यहाँ पे सेविंग हो सकती है, वहाँ पे से, तो वो कहने लगे आईएएस में हमें कोई सेविंग करने की बात नहीं कभी बताई जाती, हमें खर्चा करने की बात सिखाई जाती है कि हमने खर्चा कैसे करना है। आपने देखा जितने भी अफसर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो 31 मार्च को उनको ये होता है कि हम अपना पैसा खत्म करें, किसी तरह से जो ग्रांटें हैं वो खर्च खत्म करें। कोई ये नहीं कहेगा कि हम इसको पैसे को बचा लें। तो वो जो ये माइंडसेट है गवर्नमेंट का खर्चा करना, जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, से आपने एक गरीब के लिए 500 रुपये महीने का उनके बैंक में डाल देते हैं, जैसे भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब वो गरीब क्या है, वो ये देसी शराब जो होते हैं वो गरीब ही पीते हैं, मैं तो नहीं पीता या आप नहीं पीते। तो उसमें क्या होता है, 300 रुपये की जो पेट्टी होती है वो 3600 रुपये की लगती है, तो बाकी टैक्स होते हैं से। तो उसी शराब की बोतलें वो 200 रुपये गवर्नमेंट को वापस देता है शाम को। तो एक हाथ से लेते हैं तो गवर्नमेंट दूसरे हाथ से दे देती है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना एक मधुमक्खी होती है, मधु के धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा खुद खाती है, खुद थोड़ा सा उसमें इकट्ठा करती है। सरकार की जो सिस्टम, टैक्स सिस्टम होता है वो इतना हो चाहिए कि किसी को देते हुए तकलीफ ना हो। बड़ा सिंपल सा आपसे थोड़ा थोड़ा हर एक बंदा, एक भिखारी भी जो वो भी टैक्स देता है। आप टूथपेस्ट करते हो तो उसमें टैक्स देते हो ना, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें टैक्स देते हो, हर एक चीज में आप टैक्स देते हो। टैक्स तो हर एक इंसान दे रहा है, ये नहीं कि कोई गरीब अमीर ही दे रहे हैं, गरीब बंदा भी टैक्स दे रहा है। और वो हर एक इंसान का 5 महीने की जो कमाई वो सरकार के लिए करता है। उन्होंने एवरेज किया है कि अगर आप 12 महीने काम करते हो उसमें से 5 महीने आप सरकार के लिए करते हो। एवरेज जो है, जैसे पेट्रोल में आपका 60% टैक्स में चला जाता है, किसी भी चीज़ में 20%, किसी में 30%, तो एवरेज जो है आपका 40 या 50% आपकी इनकम जो है सरकार के खजाने में जाती है अल्टीमेटली। तो आप सरकार के लिए काम करते हो। जब आप सरकार के लिए काम करते हो, सरकार भी तो आपके लिए काम करे ना। तो इस तरह से सिस्टम होना चाहिए कि गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली अर्निंग हो। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि आप रोड्स, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे, ये सारे सरकार के पास रहने चाहिए। उसके ऊपर जो चीज़ें चलती हैं
मोटर चलती है, ट्रेन चलती है, हवाई जहाज चलता है, वो प्राइवेट में कर दो, उससे क्या आपको एक रेगुलर इनकम होती रहेगी। बेसिकली सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट का इनकम ऑटोमेटिकली है, ना कि कोई टैक्सों से है। टैक्स तो एक अलग से रेवेन्यू का सोर्स होता है कि उसका खर्चा जो डिफेंस पे, एक्सटर्नल अफेयर, इन चीज़ों पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इन चीज़ों पे सरकार, बाकी तो जो है ऑटोमेटिकली इनकम जनरेटिंग सोर्स होने चाहिए सरकार के पास। मैं एक एग्जांपल दूंगा इसमें, जैसे चंडीगढ़ CTU है, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसमें सरकारी बसें चलती, चंडीगढ़ सारी सरकारी बसें चलते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट नहीं। अगर आज ये प्राइवेट बसें चंडीगढ़ में चला दें तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाए। तरह तरह के कोई ट्रैम आए, कोई कुछ लेकर नए नए रंग बिरंगी बसें चलें यहाँ पे, कितना अच्छा लगेगा। अब वो वही बाबा आदमी के टाइम की बसें चल रही हैं CTU की। तो रोड ठीक है, रोड आपको कमाई होगी ना, अगर आप प्राइवेट बसों को अलाउ क्यों नहीं करते, आप प्राइवेट बसों को अलाउ करो। अब बादल साहब की बसें चल रही है पंजाब में, कितनी चल रही हैं, कितना कमाई हो रही है, तो अब चंडीगढ़ में प्राइवेट बस अलाउ कर दो, क्या प्रॉब्लम है। ये थे प्रेम कुमार गर्ग जी। हमने जाना इनके व्यूज कृषि को लेकर और बजट को लेकर। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुनहरा समाज।